हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 28 नवंबर है और आज के ग्रुप डी एग्ज़ाम के जो पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था? आइए दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जी7 समूह 2025 की बैठक किस देश में आयोजित हुई है? यहाँ पे आप सबके इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी ऑप्शन दिया गया। तो याद रखिएगा, कनाडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? कनाडा में ही 2025 में जी7 समूह का बैठक किया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट बैठक जो आप सबको रिवीजन करनी है, जैसे कि अगर मैं संघाई सहयोग संगठन की बात करूं, तो उनका अगर मैं 2025 की बात करूं तो तियानजिन जो कि चीन में आयोजित हुआ था। ये भी पॉइंट आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करूं तो ये आपके रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगर मैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करूं तो ये बैंकॉक में आयोजित किया गया था। अगर मैं आसियान शिखर सम्मेलन की बात करूं तो ये मलेशिया की राजधानी कुआलमपुरम में आयोजित किया गया था, है ना? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अगर मैं एससीओ की बात करूं तो वहां पे आप सबको याद रखिएगा कि किंग दाओ चीन में आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं अन्य इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को याद रखनी है। और दोस्तों, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना यार, तो एग्जाम तक बस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को तो आप सबको लाइक तो करना ही करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैं बार बार कह रहा हूं हर एक छात्र से कि 10 से 11 क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्टों में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये आप सभी लोगों को करंट अफेयर में अगर कमियां है ना, तो जरूर पढ़ के जाना, मैं आप सबसे यही कहता हूं, है ना? तो यहाँ पे आप सबको बताना कि 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रविचंद्र अश्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सबको बार बार कहता हूँ ना कि जो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी का एक बनाया ना, ये बुक बहुत शानदार है और टॉपिक वाइज से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉपिक वाइज से हमने बनाया भी है ना। तो ये बहुत साथीगण जिन्होंने लिया भी और अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है, ठीक है? तो जाके दोस्त ले लेना, मात्र 21 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा और इसमें से आपके बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी स्टैटिक्स जीके से संबंधित बनाया हूँ। तो इस तरीके से हमेशा पूछा जाता है। दोस्त, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगर आपके अंदर में कमियां हैं तो इस बार एग्जाम देने से पहले दोस्त जरूर अच्छे तरीके से करके जाओ, ठीक है? अगर मैं कोई इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है और एक एक क्वेश्चन को दोस्त आपके एग्जाम के लिए चुन चुन कर लाया हूँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था कि अमीबा में कोशिका विभाजन किस विधि से होता है? मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आज एक नया नहीं है, कई बार पूछा गया है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, दिखंडन आ जाएगा, ठीक है? कि अमीबा में कोशिका विभाजन किस विधि से होता है, तो यहाँ पे दिखंडन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुकुलन में कोशिका विभाजन कैसा होता है? अगर मैं मुकुलन की बात करूँ तो वहाँ पे असमान विभाजन आ जाएगा, ठीक है? कि मुकुलन में कोशिका विभाजन कैसा होता है, तो वहाँ पे असमान विभाजन आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, याद रखिएगा, आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की क्षमता कैसी होती है? यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। और अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूँ ना, तो आप सभी लोगों को याद रखनी धनात्मक आ जाएगा, ठीक है? कि उत्तल दर्पण की क्षमता कैसी होती है, तो यहाँ पे धनात्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोगों को ध्यान देनी है। लेकिन यहाँ पे अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सबके लिए लाया हूँ। जैसे कि अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूँ तो इसका वास्तविक और उल्टा, जो कि यह तभी बनता है प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत और फोकस बिंदु के बीच होता है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमेशा इस तरीके से आपकी ग्रुप डी हो, कोई भी और रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि आभासी और सीधा तब बनता है जब वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच हो, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है? ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि आभासी और सीधा कब बनता है। तो आप सबको याद रखना कि जब वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। अगर मैं आकार की बात करूं तो वस्तु की स्थिति के आधार पर प्रतिबिंब छोटा, बड़ा या समान आकार का हो सकता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो आभासी सीधा कब बनता है? हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना। अगर मैं आकार की बात करूं तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अगर मैं स्थिति की बात करूं उत्तल दर्पण की, तो यह प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, है ना? चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है? और दोस्तों, अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है यार, तो वीडियो को यार कम से कम लाइक करना है, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है? वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ऊष्मा की एसआई मात्रक की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सब लोगों को आंसर बताना, जिसमें से कैलोरी, जूल, अर्ग, वाट, यहाँ पे जूल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऊष्मा की एसआई मात्रक की बात करूँ मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जूल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक मैंने आप सबके लिए लाए हैं, जैसे कि अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो मीटर आ जाएगा, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूँ तो किलोग्राम आ जाएगा, अगर मैं समय का एसआई मात्रक की बात करूँ तो सेकंड आ जाएगा, विद्युत धारा का अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूँ तो एम्पियर आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं उष्मागतिक तापमान की बात करूँ तो केल्विन आ जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पदार्थ की मात्रा की बात करूँ तो यहाँ पे मोल आ जाएगा, और अगर मैं ज्योति तीव्रता की बात करूँ तो यहाँ पे कैंडल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन के अलावा मैं करा रहा हूँ ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। अगर मैं बात करूँ कि न्यूटन का जो प्रथम नियम सो क्या कहलाता है, तो आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा, जड़त्व का नियम आ जाएगा। जो आपके दोस्तों कल का जो पेपर हुआ था ना, उसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं थर्ड लॉ से, ठीक है, थर्ड लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बंदूक चलता है ना, सो कौन से नियम के अनुसार चलता है, तो तीसरे नियम के, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार चलता है, जो आप सभी लोगों को मेरे दोस्त याद रखना है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि Zn प्लस H2SO4, Zn SO4 प्लस H2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो दोस्तों, अगर आपने साइंस से इस तरीके से अभिक्रिया से संबंधित हो, आपके संयोजन अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ ना इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप सब लोगों को याद रखना, सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इन चारों ऑप्शन के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर मैं संयोजन अभिक्रिया की बात करूँ तो इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नई उत्पाद बनाता है, इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर मैं अपघटन की बात करूं तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद में बनता है, उसे अभिकारक अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अगर मैं विस्थापन अभिक्रिया की बात करूं तो एक अधिक सक्रिय तत्व एक यौगिक से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दो यौगिक के आयनों के आपस में आदान प्रदान होता है, जिससे दो नए यौगिक बनता है। तो ये चारों पॉइंट आप सब लोगों को याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विस्थापन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल की रनअप कौन रही थी। अगर मैं रनरअप की बात करूँ ना, 2025 एकल महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन, देखो दोस्तों आपके 4 ओपन होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और आपके यूएस ओपन। इनके मेल फीमेल विजेता उपविजेता आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ याद करके जरूर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आर्यन संबलेंका आ जाएगा, और इसी जो कि आर्यन संबलेंका को, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल में रनरअप जो कि रहा था, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा पे है, तो वहाँ पे याद रखिएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो 96 आ जाएगा। मैं दोस्त बार बार आपसे कह रहा हूँ, पहला नंबर 1 स्पोर्ट्स करंट अफेयर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ पुरस्कार एवं सम्मान जरूर पढ़ के जाइएगा, अभी जो वर्तमान में कौन किया, ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर मैं बात करूँ इंडेक्स से संबंधित पॉइंट पढ़ के जाइएगा, और इसी के साथ एक और पढ़ के क्या जानना है पता है, मैं आपको एक बार पुनः आप सबको फिर बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो ये जो कंटेंट है ना मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन है। वर्तमान में कौन कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संयुक्त सेना अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन मेरे दोस्त यकीनन मानना आपके एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट में आपके एग्जाम में भी संयुक्त सेना अभ्यास से संबंधित